सुप्रीम कोर्ट ने आज आर्टिकल 21 के मातहत राइट टू डाई का राइट हरीश राणा को दे दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए देश में पहली बार किसी को इच्छा मृत्यु दी है। अदालत ने 13 साल से स्थायी कोमा जैसी स्थिति में पड़े 32 वर्षीय युवक हरीश राणा के मामले में लाइफ सपोर्ट हटाने की अनुमति दी है। इसे पैसिव यूथनेशिया कहा जाता है। इस फैसले के साथ कोर्ट ने गरिमा के साथ मरने के अधिकार को लेकर एक नया अध्याय खोल दिया है। नमस्कार, मैं हूं अनन्या सिंह और आप देख रहे हैं न्याय विद अनन्या। आज हम समझेंगे कि यूथनेशिया आखिर है क्या, भारत में इसे कैसे दिया जाता है और इसके पीछे पूरा कानूनी इतिहास क्या है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं इच्छा मृत्यु यानी यूथनेशिया क्या होता है। तो यूथनेशिया का मतलब होता है किसी गंभीर और लाइलाज बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को असहनीय दर्द से मुक्ति दिलाने के लिए जीवन समाप्त करने की अनुमति देना। आम भाषा में इसे दया मृत्यु भी कहा जाता है, लेकिन भारत में इसका नियम और तरीका बहुत सख्त है। भारत में केवल पैसिव यूथनेशिया की अनुमति है। इसका मतलब है कि डॉक्टर मरीज को मारने के लिए कोई इंजेक्शन या दवा नहीं देते, बल्कि मरीज के ठीक होने या मशीनों के बिना जिंदा ना रहने की उम्मीद हो तो डॉक्टर लाइफ सपोर्ट या फिर मेडिकल ट्रीटमेंट ना देने की अनुमति दे सकते हैं। ये प्रक्रिया ऐसे होती है कि पहले डॉक्टरों का प्राइमरी मेडिकल बोर्ड मरीज की जांच करता है, फिर एक सेकेंडरी मेडिकल बोर्ड उसकी रिपोर्ट की पुष्टि करता है। मरीज के परिवार की सहमति ली जाती है। ये पूरी प्रक्रिया लिखित रिकॉर्ड के साथ की जाती है। अदालत को भी सूचित किया जाता है ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि फैसला सही और पारदर्शी तरीके से लिया गया है। ये कुछ केसेस में किया जाता है। यहाँ ये क्लियर कर देती हूँ कि भारत में सिर्फ और सिर्फ पैसिव यूथनेशिया ही अलाउड है और एक्टिव यूथनेशिया यानी जान लेने के लिए कोई इंजेक्शन या फिर दवा या फिर कोई और तरीका अपनाना अभी भी पूरी तरह से गैर कानूनी है। हालांकि कुछ देशों में एक्टिव यूथनेशिया कानूनी है, लेकिन वहां भी इसके नियम बहुत ज्यादा सख्त हैं। उदाहरण के लिए नेदरलैंड्स, बेल्जियम, कनाडा, लुक्समबर्ग, अमेरिका के कुछ राज्य, ऑस्ट्रेलिया के कुछ राज्यों में एक्टिव यूथनेशिया अलाउड है। इन देशों में आमतौर पर यह अनुमति तभी दी जाती है जब मरीज को लाइलाज बीमारी हो, उसे असहनीय दर्द हो, मरीज खुद कई बार लिखित में इच्छा जताए, कई डॉक्टर इसकी पुष्टि करें, इसके बाद डॉक्टर एक विशेष दवा या फिर इंजेक्शन देते हैं जिससे मरीज शांत तरीके से मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। अच्छा, कई लोगों को ये लगता है कि स्विट्जरलैंड में एक्टिव यूथनेशिया अलाउड है और काफी कॉमन भी है। तो आपको बता दूं कि स्विट्जरलैंड में एक्टिव यूथनेशिया पूरी तरह से अवैध यानी कि इलीगल है। ये स्विस दंड संहिता की धारा 114 के तहत एक दंडनीय अपराध माना जाता है। हालांकि असिस्टेड सुसाइड यानी ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति डॉक्टर द्वारा दी गई घातक दवा को खुद लेकर अपनी जान लेता है, वह कानूनी है, बशर्ते ये किसी स्वार्थी उद्देश्य से ना किया गया हो। यहाँ स्वार्थी उद्देश्य का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति की मदद अपने फायदे या फिर लाभ के लिए की जा रही हो, ना कि मरीज की इच्छा या फिर उसका दर्द कम करने के लिए। भारत में हम यूथनेशिया की बात करें तो भारत में यूथनेशिया का सवाल कई बड़े मामलों के जरिए धीरे धीरे विकसित हुआ है। 1994 में पी रति नाम केस, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर व्यक्ति को संविधान के अनुच्छेद 21 में जीने का अधिकार है तो उसे मरने का भी अधिकार होना चाहिए। यह मामला सुसाइड से जुड़ा हुआ था। पहले आईपीसी के सेक्शन 309 के तहत अगर कोई आत्महत्या की कोशिश करता था तो वो एक अपराध माना जाता था। इस मामले में कोशिश की गई थी कि आत्महत्या के प्रयास को अपराध नहीं बल्कि मदद की पुकार के रूप में देखना चाहिए, लेकिन यह फैसला बाद में बदल दिया गया। 1996 में एक और केस आया, ज्ञान कौर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट की बड़ी पीठ ने कहा कि राइट टू डाई यानी मरने का अधिकार संविधान के तहत मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन अदालत ने यह भी कहा कि गरिमा के साथ मृत्यु एक अलग सवाल हो सकता है। अब बात करते हैं एक बहुत अहम केस की, 2011 का अरुणा शॉनबॉग केस। तो अरुणा शॉनबॉग केस और हरीश राणा केस दोनों पैसिव यूथनेशिया से जुड़े थे, लेकिन दोनों में एक बहुत बड़ा फर्क है। अरुणा शॉनबॉग के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में पहली बार इस मुद्दे पर विस्तार से विचार किया और कुछ शर्तों के साथ पैसिव यूथनेशिया की अनुमति देने का रास्ता खोला। हालांकि उस केस में अरुणा की लाइफ सपोर्ट हटाने की अनुमति नहीं दी गई थी, लेकिन इसी फैसले ने आगे के मामलों के लिए कानूनी आधार तय किया है। हरीश राणा का मामला इसलिए अलग है क्योंकि इसमें पहली बार सुप्रीम कोर्ट के बनाए गए उन्हीं दिशा निर्देशों को वास्तव में लागू करते हुए लाइफ सपोर्ट को हटाने की अनुमति दी गई है। इसलिए यह फैसला अरुणा शॉनबॉग केस से शुरू हुई कानूनी प्रक्रिया का अगला महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। 2018 में भी कॉमन कॉज केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राइट टू डाई विद डिग्निटी यानी गरिमा के साथ मरने का अधिकार संविधान के आर्टिकल 21 यानी अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का हिस्सा है। यहीं से पैसिव यूथनेशिया को कानूनी मान्यता भी मिली। इस केस में कोर्ट ने लिविंग विल का कॉन्सेप्ट भी इजाद किया। लिविंग विल का मतलब है कि कोई व्यक्ति पहले से ये लिखित घोषणा कर सकता है कि अगर भविष्य में वो ऐसी स्थिति में पहुंच जाए जहां वो खुद फैसला लेने में सक्षम ना हो
जैसे कि कोमा या फिर स्थायी वेजिटेटिव अवस्था, तो उसे लाइफ सपोर्ट पर ना रखा जाए या इलाज रोका जा सके। यानी व्यक्ति पहले ही तय कर सकता है कि उसकी जिंदगी के अंतिम समय में उसका इलाज कैसे किया जाए ताकि उसे गरिमा के साथ मृत्यु मिल सके। 2023 में यूथेनेशिया से जुड़े नियमों को और भी आसान किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2018 के फैसले को और भी स्पष्ट किया और प्रक्रिया को थोड़ा सरल बनाया ताकि परिवारों को बार बार अदालत के चक्कर ना लगाने पड़े। दरअसल 2018 के फैसले में अदालत ने लिविंग विल और पैसिव यूथेनेशिया की अनुमति तो दे दी थी, लेकिन उसकी प्रक्रिया काफी जटिल थी, जिसमें कई गवाह, मजिस्ट्रेट की मौजूदगी और कई स्तर की औपचारिकताएं जरूरी थीं। 2023 में अदालत ने कहा कि लिविंग विल को नोटरी या फिर गेजेटेड अधिकारी के सामने भी प्रमाणित किया जा सकता है। मजिस्ट्रेट की अनिवार्यता नहीं होगी और अस्पताल में 2 मेडिकल बोर्ड मरीज की स्थिति की जांच करेंगे। और अब 2026 में हरीश राणा का मामला पहला ऐसा केस बन गया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के इन दिशा निर्देशों को वास्तव में लागू किया गया है। हरीश 13 साल पहले अपने पेइंग गेस्ट के कमरे की 4थी मंजिल से गिर गए थे। इस हादसे में उन्हें गंभीर ब्रेन इंजरी हुई और तब से वो परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में थे। उनका शरीर पूरी तरह से लकवाग्रस्त था और वो सिर्फ फीडिंग ट्यूब और मेडिकल सपोर्ट के सहारे जिंदा थे। डॉक्टरों की रिपोर्ट में कहा गया कि 13 साल में उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ है। इसके बाद उनके पिता ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई कि बेटे को इस हालत में लंबे समय तक जिंदा रखना उसके लिए सिर्फ और सिर्फ पीड़ा है। फैसले के बाद हरीश राणा के पिता बेहद भावुक हो गए। उन्होंने बताया कि जब अदालत में उनके बेटे की हालत पर चर्चा हुई तो माहौल बहुत ही भावुक था। उन्होंने कहा कि जज भी भावुक हो गए थे और उनकी आंखों में भी आंसू थे। उन्होंने ये भी कहा कि 13 साल से हम अपने बेटे को ऐसे देख रहे थे। आज अदालत ने जो फैसला दिया है वो हमारे लिए बहुत कठिन लेकिन जरूरी फैसला था। हरीश के माता पिता ने बहुत हिम्मत दिखाते हुए मीडिया से बात की, जरा सुनिए। 3 साल हो गए लड़ाई लड़ते हुए। कौन माता पिता अपना चाहता है कि अपने बेटे को ऐसे करे, परंतु हम चाहते कि जनहित में ऐसे पता नहीं हरीश जैसे कितने लोग पड़े हैं उनका भी कल्याण हो। तो इसलिए ये मामला जो है चलता गया हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में दोबारा अपील करी और आज हमें सफलता मिली है। तो इसका ऐसा है कि अब ये मीडिया में वहाँ एम्स में ले जाया जाएगा, तो उसके लिए हम डिस्कस कर लेंगे। सर आज शाम को बेटा भी आएगा, हमारी मैडम है जो इसकी सेवा करती हैं दिन रात। आज 12.5 साल हो गए। बीमार नहीं है ये बच्चा, सिविल इंजीनियरिंग कर रहा था और टॉपर था CU का। 2 कंपटीशन जीत चुका था, तीसरा जीतना था इसने पंजाब यूनिवर्सिटी। वो तो क्या बताऊँ मैं, अब माँ बाप को कैसे लगता होगा कुछ नहीं बोल सकते हम। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने आदेश में माता पिता की सेवा और समर्पण की सराहना की। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इस पूरे विषय पर सरकार को एक व्यापक कानून बनाने पर विचार करना चाहिए ताकि भविष्य में ऐसे संवेदनशील मामलों में परिवारों और डॉक्टरों को स्पष्ट दिशा मिल सके। तो ये फैसला सिर्फ एक केस का फैसला नहीं है, ये भारत के कानून में गरिमा के साथ जीने और गरिमा के साथ मरने के बीच संतुलन खोजने की कोशिश है। आपकी इस फैसले पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी और जानकारी के लिए देखते रहिए न्याय विद अनन्या, सिर्फ न्यूज़ 24 पर।